कैसे हो सब लोग? परफेक्ट। कंप्लीटली ऑल राइट। आप बताओ, आप लोग कैसे जा रही हैं? आपकी स्टडीज, आपकी क्लासेस? यू हैव लॉट टू डिस्कस। अभी तो नहीं दर्द हो रहा, डॉक्टर को नहीं दिखाया हमने। डॉक्टर को दिखाने में हमें डर लगता है। ये बड़ा मतलब रिस्पेक्ट दी जा रही है। चरण स्पर्श मैम। ओके, अब हम क्या करते हैं? आज का मैंने जो ऐसे पिक किया है, ये है एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। मतलब क्या है? एनर्जी क्या है? एनर्जी आर द फ्यूल्स, है ना? एनर्जी क्या है? फ्यूल्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनका फ्यूल्स की जो है क्राइसिस। क्राइसिस का क्या मतलब होता है? शॉर्टेज आना, कमी आना, लैकेज ऑफ समथिंग, ये आएंगे इंडिया में। इंडिया में बहुत कुछ आना है। इंडिया की तो तबाही लिखी हुई है। मुझे लगता है पॉपुलेशन बढ़ जानी है, रिसोर्सेज कम हो जाने हैं, इंडिया सरवाइव कर नहीं पाएगा। पर मुझे लगता है फिर भी इंडिया में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? बताओ, क्यों नहीं होगा इंडिया में कुछ? सोचो। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन पीपल आर वेरी मच, यू कैन से दे आर वर्शिपिंग गॉड। ठीक है, तो हमें क्या है? हमें भगवान ने ही बचा लेना है। क्या लिखा है बाइबल में? यही है कि इंडिया में क्या है, लोग जो हैं भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो भगवान आके खुद बचा जाएंगे, क्योंकि इंडिया सोचता तो है नहीं है। ना उसने रिसोर्सेज वो यूज करने वक्त सोचना है, ना उसने पॉपुलेशन बढ़ाने वक्त सोचना है। तो फिर एट द एंड क्या है? भगवान की पूजा भी करनी है, तो भगवान मरने भी नहीं देंगे। ठीक है। कोविड आया, इतनी पावरफुल कंट्रीज का इतना बुरा बुरा हाल हुआ है ना? बट ये देख लो, इंडिया सरवाइव करा ही है। ये नहीं करा? कर गया ना। इतना माड़ा हाल तो इंडिया में नहीं हुआ। बिल्कुल। जितनी मर्जी पॉपुलेशन है, जो मर्जी है, कोविड आया पर इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं आया जैसा बाकियों में आया। अमेरिका में देखो कितना बुरा हाल हुआ। क्या इतना इंडिया में हुआ? नहीं हुआ। रीजन क्या है? कुछ हुआ भी है तो कुछ गवर्नमेंट के पंगे थे ज्यादा। अदरवाइज रियलिटी में लोगों को इतना नहीं हुआ। कि एक तो ये है कि दीज पीपल आर वेरी स्ट्रांग, देयर इम्यूनिटी सिस्टम इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द फॉरेन पीपल। दे हैव अ गुड डाइट, दे यूजली ईट गुड थिंग्स। दैट्स वाई इनको कोरोना ने इफेक्ट नहीं किया, अगर हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल लगाए। और मोर ओवर क्या है, दीज पीपल वर्शिप गॉड वेरी मच। दे आर द वन जो क्या करते हैं, सेविंग्स करके रखते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग सेविंग्स करते हैं, बचाते हैं पैसा, है ना, हमारे बुरे टाइम के लिए।
हम सब कुछ खा नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने सरवाइव कर लिया, चाहे लॉकडाउन भी लग गए। इंडिया गरीब है, इंडिया की इकोनॉमी गरीब हो सकती है, इंडिया के लोग गरीब नहीं है। डू यू पीपल रियली से येस टू इट? हर बंदे ने अपने आप को सिक्योर किया होता है किसी ना किसी तरह। यहाँ पे देख लो, काम करने वाला भी एक ही बंदा होता है, मतलब पूरी फैमिली को रन करने के लिए एक ही जना होता है वहां पे। तो यू कैन से पेरेंट्स आर अर्निंग, किड्स आर अर्निंग, एवरीवन इज अर्निंग, स्टिल they are not, you can say, saving anything. They don't even have their own homes. हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी होती है अपने घर बनाना। उनकी प्रायोरिटी होती है हमेशा, क्या प्रायोरिटी होती है उनकी? टू एंजॉय द लाइफ। they never had their own houses mostly, they just have the rented apartments where they live, है ना? कमा लिया रेंट, इन्ना मेरा रेंट जाना, इन्ना मेरी रोटी पानी का, इन्ना मेरा आ खर्चे, चलो जी डन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो वी पीपल ऑलवेज आर एबल टू, यू कैन से, कवर द सिचुएशंस। हाँ, तो यहाँ पे ये है, इंडिया को अपनी गवर्नमेंट का पता है, इंडियन पीपल को डेफिनेटली। जैसे बच्चों को पता है कि बाप के पास कुछ नहीं है, तो बच्चे अपना अपना सिक्योर करके बैठे हैं कि मरना नहीं है, जीना ही जीना है, ऐसा ही है। सही है, इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। इंडियन पीपल क्या, इंडियन स्टूडेंट्स देखो, इंडियन स्टूडेंट्स देखो, दे वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। वो इतने हार्ड वर्किंग है कि वो इतना पढ़ते हैं, और कहाँ डीजे लगा है भाई? वो गलत है, लोग जो ऐसे करते हैं, दे आर द वन जिनके, मतलब जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनमें हौसले नहीं होते। अपने बच्चों को या अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है कि हाउ टू सरवाइव। सरवाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कुछ भी छोटी सी सिचुएशन होगी तो मर जाओ, ऐसा नहीं होता। अब हम वो लिंक पे चले, जो लिंक मैंने फॉरवर्ड किया आप लोगों को। क्या हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में पढ़े? बताओ, चलो प्लीज ओपन अप दैट लिंक। कहते हैं आप इथों पढ़ना शुरू करांगे, एनर्जी सिनारियो इन इंडिया। एनर्जी हैज बिकम, आर यू पीपल रेडी? हैव यू ओपन अप द लिंक? हाँ जी, आप लोगों ने लिंक ओपन कर लिया? ओके। कहते एनर्जी
Energy scenario in India. Energy has become one of the most important assets for a developing country like India. मतलब एसेट का क्या मतलब होता है, जो मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एक है ना हेल्पिंग हैंड। एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अकॉर्डिंग टू द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर in the world as per the data of 2013। एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इंडिया जो था वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर था, ठीक है, इन द वर्ल्ड एज पर द डाटा ऑफ द 2000 आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब एनर्जी जो थी वो प्रोड्यूस होती थी इंडिया में तीसरे नंबर पे, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना और फिर इंडिया। Although India has a lot of fossil fuel resources, the country largely depends on the energy import। कहते हैं इंडिया के पास बहुत सारे फॉसिल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बताओ, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स? व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? नॉन रिन्यूएबल, दैट मीन्स those cannot be regenerated again and again। है ना, तो इंडिया के पास कहते हैं बहुत सारे फ्यूसिल फ्यूल्स है, पर फिर भी वो इंपोर्टेड एनर्जी के साथ जो है सरवाइव करते हैं। In 2015, India was the fourth largest crude oil and petroleum consumer in the world। मतलब वो फोर्थ लार्जेस्ट है जिसने मतलब उसको यूज करा, क्रूड ऑयल को और पेट्रोलियम को। दिस सेक्शन डील्स विद द करंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। करंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब आज उसके पास कितनी एनर्जी है इसके साथ लिंक करती है। एंड उसने बोला करंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इंडिया इज प्रोड्यूसिंग एंड सोर्सेज अवेलेबल फॉर द सेम। मतलब वो कहते हैं कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इसको कंज्यूम करता था। अब ये सेक्शन डील करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है और कितने सोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, इसके बारे में। आया कुछ समझ की क्या इंट्रोडक्शन लिखनी है, बताइए, समझ आ रही है? बोलो। इंट्रो भी नहीं समझ आई? आई नीड द रिप्लाई। ओके, अगर इंट्रो समझ आ गई उसके बाद देखते हैं कोल की बात। कहते एज मतलब 2016 की बात कर रहा है। द एस्टिमेट रिजर्व्स ऑफ द कॉइल वर दिस मच। एस्टिमेट रिजर्व्स मतलब रिजर्व होता है जैसे सेव करके रखा हुआ है ना, वो कितना था 308.80 बिलियन टन्स, एन एडिशनल 2.20 बिलियन टन्स ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब जो रिजर्व करके रखा ये इतने बिलियन और लगा लिया। There has been an increase of 0.7 in the estimated coal reserve during the 2015 and 16. Chhattisgarh accounting for the maximum increase by 2.05%। अब ऑब्वियसली कोल है तो कोल क्या है, मतलब जहां जहां कोल के वो बने हुए हैं का यू कैन से कोल हब्स है, वहां पे कितना कितना कोल है और कितना कितना अगले साल तक आ जाएगा, ये चीजें होती है। द एस्टिमेटेड टोटल रिजर्व्स of ignite was this much, was ignite on this much was this 44.59 billion tons against 44.12 billion tons on this। मतलब 2015 तक इतना हो जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल है, इसकी थोड़ी सी डायमेंशंस है वो याद करना। इंडिया वाज द थर्ड टॉप कोल प्रोड्यूसर इन 2015, ये तो लाइन याद हो जाएगी।
According to the BP Statistical Review of World Energy 2017, newly nearly 80% of the total electricity generated in India is from coal. कहते 80% ਜਿਹੜੀ electricity ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ coal ਤੋਂ generate ਹੁੰਦੀ ਆ. The average quality of the Indian coal is not very high. Average quality जो है coal की वो ज़्यादा high नहीं है, and this necessitates the import of high quality coal. And this necessitates मतलब इसकी ज़रूरत क्या है कि अब हमें क्या है, हाई क्वालिटी कोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है. किस लिए इंपोर्ट करना पड़ता है? स्टील प्लांट्स के लिए. देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड in the import of coal. Import of coal has steadily increased from this during this to 119, बहुत ज्यादा है ना, अप्रोक्स 150 से भी ज्यादा जो था हमने इंपोर्ट बढ़ाया है उसका. ये समझ आया अभी कि पहले तो डाटा है कि कोल जो था वो कितना कितना अवेलेबल है. वो बात करने के बाद हमने बोला कि कोल जो है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का हमें चाहिए होता है स्टील इंडस्ट्रीज में. इसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं और इस साल हमने इतना इंपोर्ट किया है. यही है ना क्राइसिस का मतलब क्या है कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें. अगर हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, जब हम अपने लेवल पे देखते हैं तो हमारे पास चीज नहीं है तो हम गवांडियों से पूछ लेते हैं. बट अगर यहाँ पे चीज नहीं है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं दूसरी कंट्री से लेते हैं बिकॉज दे आर अवर नेबर्स. तो वहां से हम पूरा करते हैं. आ रही है समझ कोल की बात? यस प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, इन 2 to 3 लाइन समराइज दिस अबाउट द कोल. कोल के बारे में समरी करो इन 2 to 3 लाइन्स. अब नहीं आएगी. आई हैव मूव्ड माई लोकेशन. We are not getting the required amount of coal in the terms of steel industry. So what we are doing is we are importing it.
ठीक है, बाकियों को देखते हैं बाकी क्या लिखते हैं। क्या ये लोग अटेंटिव है, ये लोग क्लास सुन रहे हैं? फॉर मेक टू पावर या फॉर मेकिंग पावर। एंड इंडियाज मेजर मिनरल इज कोल। चलो बहुत है जी, सबको समझ आ गई कोल के बारे में क्या लिखना है, इंट्रोडक्टरी लाइन क्या लिखनी है। आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। कहते ऑयल अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजप्शन। ऑयल जो है वो इतना रहता है, ठीक है। द एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ द क्रूड ऑयल इन इंडिया एज ऑन दिस स्टूड एट दिस मच। मतलब ये 36% रहता है, टोटल एनर्जी तो 100% ही रहनी है, उसमें से 36% ये रहता है। और 2000 तक 16 तक हमें लगता था इंडिया को कि उसके पास 621.10 मिलियन टन जो है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन यू कैन से द एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया वॉज, मतलब एस्टिमेटेड जो था रिजर्व of natural gas in India was India has on this stood at this and this meters. India is highly dependent on import of the crude oil. India कहते हैं बहुत ज्यादा import करता है crude oil. Net import of the crude oil have increased from this, मतलब ये जो हम ये बोलेंगे इसका यूजेज जो बढ़ रहा है अल्टीमेटली डबल हो रहा है 2016 तक। द इम्पोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स has increased from, you can say, 32 million tons as against the current peak demand of about 10 million tons। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा पीक पॉइंट पे चला गया है। इन द करंट सिनारियो इंडियन ऑयल कंजप्शन बाय द एंड ऑफ द 2017 इज एक्सपेक्टेड टू रीच, इतना ज्यादा बढ़ जाएगी 136 मिलियन टन्स, of which the domestic production will be only 34 million tons. India will have to pay oil bill of roughly this much, assuming the wave तो जो है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया जो है उसको बिल जो है वो रफली इतना पे करना पड़ेगा, एज्यूमिंग द वेट, द प्राइस जो है वो बैरल क्रूड का इतना हो जाएगा इन 2003 एंड 4। ये कहा गया है कि द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 64 मिलियन बिलियंस होगा। ऑयल इंपोर्ट अकाउंटेड फॉर दिस मच बिलियन। इंडिया इंपोर्ट्स 70% ऑफ इट्स क्रूड मेनली फ्रॉम द गल्फ नेशंस। अब वो ये कह रहा है, क्रूड ऑयल का ये सीन बता रहा है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी कंजप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इंडिया उसको कंज्यूम भी बहुत ज्यादा कर रहा है। वो कहता है कि ये जो है मतलब ये ट्रेड के लिए भी इतने इतने परसेंट बढ़ रहा है। पर ये कहते हैं कि आ, एक ऐसा टाइम आएगा कि क्रूड ऑयल की कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हम लोग जो है वो क्रूड ऑयल कहाँ से लेते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द गल्फ नेशंस। आ गया समझ इतना टॉपिक क्रूड ऑयल? बताओ।
ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, किस सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है? ये तो फिर आपको बहुत इजी लग रहा होगा। अब लिखो क्रूड ऑयल के बारे में, अगर आपने लिखना हो 3-4 लाइन्स, व्हाट लाइन्स विल यू राइट? यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रेड, है ना? नाउ ट्राई टू राइट 3 to 4 लाइन्स। डोंट सी फ्रॉम द लिंक, बस अपने अकॉर्डिंग लिखना। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। शर्मा नहीं, शाना हैज ऑल्सो रिटन वेरी वेल। Has increased 8 times in the last 10 to 12 years and still increasing year by year. Very nice. Okay, so crude oil is understood, clear? Tell me, is it clear to everyone?
ओके। अब है हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हमें ये पता लग गया कि कोल जो है वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम है उसके उसका यूजेज भी बढ़ रहा है और वो भी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, देयर इज अ हाई पोटेंशियल फॉर द generation of renewable resources from the various source wind, solar, biomass, small hydro, and cogeneration bagasse. There's a high potential for the generation. Renewable, जिसको हम बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, बार बार मतलब वो जो है वो हम यू कैन से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, सन आ जाए तो सोलर एनर्जी बन जाएगी, बायोमास हो जाएगा, स्मॉल हाइड्रो, द एनर्जी दैट वी हैव टू जनरेट फ्रॉम द electric water, and then it is cogeneration bagasse. The total potential for the renewable power generation in the country as on मतलब 2016 के मार्च की बता रहे हैं वो इतना था megawatt. This includes wind power potential of this much megawatt at 80-meter hub height, wind potential of this much at 100-meter hub height, small hydropower potential of this much, biomass power of this much, from the biggest, you can say cogeneration in the sugar mills, from waste to the energy resources. अब यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि बायोमास की, अब हमने उसने बात करी थी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, और उसने बोला कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी मतलब हमें बहुत ज्यादा मतलब हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं, बट उसका यूजेज भी क्या है, वो भी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार इसको पैराग्राफ को दोबारा से रीड करो मेरे लिए अपने पर्सनल एंड पे। अगर नहीं समझ आता है तो बताओ, अगर समझ आता है तो से यस। मैं ये कह रही हूँ कि एक बार पैराग्राफ जो है वो दोबारा पढ़ो, और पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताओ क्या आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि वो कहता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो वैसे रिसोर्सेज है जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, बट स्टिल हम ये भी कहेंगे कि उनका भी जो यूजेज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। तो अगर वो हर चीज का यूजेज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है, क्राइसिस तो आएंगे ही आएंगे। फिर कैसे क्राइसिस नहीं आएंगे, ये भी तो बात है ना। हमने तो बात ही वहां पे लेके आनी कि हर चीज का यूजेज जो है वो बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो हम फिर जनरेट कर लेंगे, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली क्राइसिस आएंगे ही आएंगे। तभी हमारा जो ऐसे है वो पूरा होगा। आ रही है समझ?
ऑब्वियसली मतलब ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोई जैसे गैस से बनता है, बायोमास से, जिसमें हम क्या है, जो डिके है, जो डिकम्पोज्ड मैटर है, उसको डालते जाते हैं, डालते 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 उसकी गैस से हम क्या है, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उसी के साथ भी जो है पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। तो विंड एनर्जी जो है वो क्या है, हवा के साथ विंड, जो विंड मिल्स हैं वो घूमते हैं, और आपकी जो है ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू लीड, टू हैव द एनर्जी। तो वो चीज रहती है। ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया? शुड वी गो टू द, यू कैन से, हमने उसने नेक्स्ट किसकी एनर्जी बोली है, उसने बोला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। द ऑल इंडिया ग्रॉस generation for the utilities was this much gigawatt hours. During this much, it rose to this much during 2015 and 16. The production of electricity from utilities has increased from this much during this. And he is saying, मतलब ऑब्वियसली वो क्या कह रहा है कि इंडिया की जो एनर्जी जनरेशन है, उसकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मींस यूजेज जो है वो दिस इतनी है 2006-7 तक। फिर उसके बाद क्या है, अगले मतलब 15-16 तक वो बढ़ गई। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यूटिलिटीज हैज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब एवरी टाइम इट हैज इंक्रीज्ड and registering an annual growth rate of this much percent. Total electricity generation in the country from the utilities and the non-utilities taken together during 2015 and 16. Out of the total electricity generated through utilities, this much was generated from the thermal, मतलब जितनी यूटिलिटी थी कहते उसमें से इतनी जो थी हमने थर्मल पावर प्लांट से ली। आपको फिगर नहीं याद रहती तो आप लोग लिख दो सम पार्ट फ्रॉम द थर्मल ली, एंड सम हमने उससे ली, यू कैन से दैट हाइड्रो से ली। ठीक है। एंड देन कुछ न्यूक्लियर सोर्सेस से ली। टोटल आउटपुट फॉर द नॉन यूटिलिटीज वर दिस मच। ठीक है। टोटल जो आउटपुट थी वो नॉन यूटिलिटीज के लिए वो दिस मच थी। सोर्स कहाँ से, मतलब ये उसने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, यहाँ से। टोटल आउटपुट फॉर द नॉन यूटिलिटीज वाज दिस मच। नॉन यूटिलिटी मतलब जिस चीज को हमने यूज नहीं किया। ठीक है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर बार उसका यूजेज बढ़ा है, और हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो से, थर्मल से और न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट की है। उसमें से इतनी हमने यूटिलाइज कर ली और इतनी जो है वो रह गई। तो आप बोल सकते हो सम ऑफ दैट वाज यूज्ड एंड सम ऑफ दैट वाज नॉट यूज्ड, और इट वाज नॉन यूटिलाइज्ड। दैट्स ऑल। आप उसको सिंपलर लिखोगे ना, आप इतना डाटा फ्रेम नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट यस, हाँ, हम थोड़ा बहुत इसको कंडेम्ड करके लिख सकते हैं। आ रहा है समझ? हम्म। तो यही होता है कि ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे या लिखेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज ह्यूमन ब्रेन, दिस इज नॉट कंप्यूटर एट ऑल। बट येस, वी कैन सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन एंड देन वी कैन यूज इट। ठीक है। अब है एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। कहते हैं एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटल लेवल। एनर्जी कंजप्शन जो है इंडिया में, उसको हम करेक्टराइज करते हैं बाय लो पर कैपिटल लेवल।
and the large disparity between the urban and the rural areas. Primary energy consumption in India more than doubled between this and this, reaching an estimated 775 million tons of oil equivalent. एनर्जी कंजप्शन जो थी वो हम कहते हैं करेक्टराइज, मतलब उसको हम काउंट करते हैं बाय लो पर कैपिटल लेवल एंड एंड अ लार्ज डिस्पैरिटी between the urban and the rural areas. Primary energy consumption in India more than doubled. प्राइमरी जो एनर्जी कंजप्शन थी इंडिया में वो क्या थी, मोर देन डबल्ड हो गई थी, है ना। एनर्जी कंजप्शन मतलब एनर्जी मतलब कितनी यूज होती थी, वो क्या थी, डबल से भी ज्यादा हो गई थी, रीचिंग एन एस्टिमेटेड ऑफ 775 million tons of oil equivalent. The country has the second largest population in the world. कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी at nearly 1.3 billion in 2014, growing about 1.4% each year since 2004, according to the World Bank data. At the same time, India's per capita energy consumption is one third, है ना। एट द सेम टाइम एनर्जी की इंडिया की जो थी इंडियाज पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन जो थी वो कितनी होगी थी, वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिकेटिंग रूम फॉर हायर एनर्जी डिमांड इन द लॉन्ग टर्म एज अ कंट्री कंटिन्यूज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बता सकते हैं कि क्या करेंगे हम, यही बताएंगे कि कंजप्शन जो है वो बड़ी है, ठीक है, और मतलब इस तरह बड़ी है कि इंडिकेट कर रही है रूम फॉर द हायर एनर्जी डिमांड इन द लॉन्ग टर्म एज द कंट्री कंटिन्यूज इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों बड़ी है, क्योंकि कंट्री जो थी वो इकोनॉमिकली जो थी वो बढ़ रही थी। अगर वो इकोनॉमिकली बढ़ रही थी तो उसके लिए क्या था, कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे। Why, Joban, you have written that we are not robot? In what sense? ये मैं कंफ्यूज हो गई कि आपने क्यों ये चीज लिखी। Okay, it's just in a funful way you said. I was like कि पता नहीं, I am just going with the very speed and you said that ma'am we are not robot. अब यहाँ पे है, कहते इंडिया सफर्स फ्रॉम सेवर शॉर्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक आवर्स ऑफ द डिमांड, है ना। इंडिया सफर मतलब जब पीक आवर्स होते हैं डिमांड के, तब जो है इंडिया को है मतलब मतलब बहुत ज्यादा सफर करता है शॉर्टेज के लिए एंड ऑफ्टन एक्सपीरियंसेस ब्लैकआउट्स। अब जैसे अभी के करंट हालात थे, इसमें भी ये कह रहे थे ना कि पीछे कोला नहीं है, पीछे कोला नहीं हैगा तो ब्लैकआउट हो जाना वहां। ब्लैकआउट तो मतलब कि लाइट नहीं आनी, ठीक है। और
तो वो क्या कहते हैं कि अगर यूएस मतलब ब्लैकआउट्स मतलब तब होता है जब पीक आवर्स होते हैं, पीछे कोला नहीं, ठीक है, और वो सारी चीजें हैं। तो उस चीज के बारे में बात कर रहा है। इंडिया सफर फ्रॉम सेवर शॉर्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी particularly during peak hours and often experience blackout lasting for several hours to the days in the sun। तो यहाँ की बात है। तो उसके बाद वो कह रहा है peak hours of the, and often experienced blackouts for the several hours. India suffered an unprecedented electricity blackout मतलब for 2 days in July 2012 that affected 680 million people across the country's northern states. This outage highlighted the increasing need for India's power system to secure more fuel supplies and infrastructures supplies and infrastructures investment in each stage of power transmission. Utilization rates in India's power plant using fossil fuels have fallen. ये चीजें नहीं हम लिखेंगे, इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हम ये लिखेंगे कि इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है कि एनर्जी क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ था 2012 में कि 2 दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया था और बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ था, इवन ट्रेड को भी इफेक्ट हुआ था, इकोनॉमी भी डाउन गई थी। यस, आई एम सेइंग दिस थिंग, मैं यही बात कह रही हूँ बार बार। In addition, significant part of the countries, particularly in the rural areas, do not have the access to the electricity। कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का access ही नहीं है। The IEA estimates that the overall household electrification in India was 81%, representing 237 million people without electricity in 2018। मतलब कहते हैं कि 2013 तक भी हम ये लगाएंगे कि 237 मिलियन लोग ऐसे थे जो के थे इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहे थे। ऑल्दो 96% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड हैड इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ 96, एंड ओनली अर्बन तो और रूरल एरियाज में 74% लोगों के पास थी। ठीक है, इंडिया हैज मोर देन दिस मच ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कनेक्टेड टू द नेशनल नेटवर्क in early 2016, mostly from coal powered plants. Because of insufficient fuel supply and power generation and transmission capacity, the country suffers from a severe electric shortage। मतलब वो कहते हैं कि इतना बुरा हाल था कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गई थी और ब्लैकआउट्स हुए थे। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि कितने कितने मतलब रूरल एरियाज में लोग जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, कितने अर्बन एरियाज में कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ।
Very nice. If it is clear to you. कहते हैं कि इतनी ज्यादा क्राइसिस आ रहे हैं तो व्हाट इज नीडेड इज रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया. Despite having despite having large coal reserves and overall growth in coal and natural gas production over the past few decades, India is increasingly dependent upon fossil fuels. मतलब जैसे एनर्जी सप्लाई का बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया को फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा. इंडियाज करंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नरेंद्र मोदी हैज अ गोल ऑफ रिड्यूसिंग India's import dependency on oil and natural gas to two-thirds by 2022 and half of by 2030. वो कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उनको कम करना पड़ेगा. कम करना है, क्यों करना है, क्योंकि वो खर्चा बढ़ा रहे हैं. और मोदी ने क्या कहा था कि हम इतने परसेंट कम कर देंगे और 2030 तक आधा परसेंट, आधा मतलब ले आएंगे जितना हम इंपोर्ट करते हैं. सो दैट क्या है कि जो हम इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाए. ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाए जो हम क्या है सन, थर्मल एनर्जी, विंड से जनरेट कर सके, सो दैट हमारी जो कंजप्शन है उस पे कॉस्ट जो है कम लगे. To make India self-sufficient in the terms of country, keeping in mind the low per capita consumption of the electricity, to make India self-sufficient in the terms of energy production and meet the need of growing population, India will have explore and develop other sources of producing energy. With the depleting fossil fuel reserves, concerns about its environmental impact, renewable energy is the only long-term solution. Renewable energy production has the high potential of the development in India given its rich resources. मतलब क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा. और क्या रहेगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है मतलब उसकी प्रोडक्शन जो है उसके साथ साथ क्या है पोटेंशियल बढ़ेगा. इंडिया जो है वो रिच होगा, उसके रिसोर्सेज जो है वो बढ़ेंगे. दिस इज द शेयर ऑफ करंट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस मच रिन्यूएबल एनर्जी. मतलब वो कहते हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं कि हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. Renewable energy has the potential to re-energize India economy by creating millions of new jobs, allowing country to achieve energy independence, reducing its trade defects, and propel it forward as a green nation. In short, renewable energy offers too many benefits for India to ignore or delay its development. Renewable energy have particular relevance in the remote and the rural areas where 70% of the people do not have the access of the reliable resources of energy. Solar energy is the most cost effective option for India to reduce energy poverty without having to extend the national grid services to provide power for individual homes and buildings. तो वो ये कहते हैं कि आनी तो है ही है क्राइसिस, बट अगर इंडिया जो है वो क्या करे, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर जाए तो क्या होगा कि हम ये एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं. सो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, सोलर एनर्जी के साथ अपने सोलर पैनल्स जो है वो फिट करवाने चाहिए और सन एनर्जी जो है वो यूज करनी चाहिए, है ना. हर जगह पे मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा
फायदा है। अगर हम ये करेंगे तो एनर्जी क्राइसिस नहीं आएंगे, इवन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या कहते होते हैं कि एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर वो सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा तभी क्या होगा कि इंडिया जो है दैट विल बी हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, गुड वे टू लिव एंड ऑल दैट, है ना। सो ये सारी चीजें रहेंगी। आपको समझ आया है क्या है? हमने ये कहना है कि हर चीज का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसकी कंजप्शन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, उसके रीजंस बता दिए कि वो क्यों बढ़ती जा रही है। फिर हमने ये बताने के बाद बोला कि इतना बुरा हाल है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, वो महंगी भी बहुत पड़ रही है। उससे क्राइसिस भी बहुत आ रहे हैं। बट स्टिल व्हाट कैन बी डन इज, क्या डन किया जा सकता है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ स्विच कर जाएं। ठीक है, इज इट क्लियर? एनीवन जिसको ये टॉपिक क्लियर ही ना हुआ हो? Yes, please. Anyone who is not clear with the topic. Sure, I will. सर्दी आ गई, अब कुछ ना कुछ रहना ही है, जो मर्जी कर लो। When you go out on everyday basis तो आपको हवा तो लगती ही लगती है। ये होता है ना कि डेफिनेटली वो 2-3 दिन लेता है कोल्ड, पर उसके बाद ठीक हो जाता है। एकदम से आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लो उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। चलो, दैट इज अ पार्ट ऑफ ना लाइफ। Yeah, but is the topic clear? Now today I have taken the class at the very earliest. You have 1 hour for your dinner. Have dinner, then even have a walk for half an hour, and then just attend your next class. You would be feeling very happy, I think. Yeah, even I try to take your class at the earliest, but somewhere I even get stuck with the things and I'm not able to. But really I feel like कि हो जाए और बच्चों की next class भी होती है। Welcome जी, welcome. Take care. God bless you all. Bye जी. Bye bye. Good night.